हेलो गाइस, आपका स्वागत है यू ट्यूटोरियल में। आज मैं कुछ नया लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आज मैं जनरल साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली जनरल साइंस का यूज़ बहुत जगह है, चाहे हम सीटेट का एग्ज़ाम दें, चाहे हम टेट का एग्ज़ाम दें। कई सारे कॉम्पिटिशन्स है, लाइक रेलवे के कॉम्पिटिशन्स, बैंक वगैरह में भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पेशली केंद्रीय विद्यालय के कंपटीशन होगा जो पीआरटी लेवल पे, डीएसएसबी, DSSB का जो पीआरटी का एग्ज़ाम होता है उसमें, इन सभी एग्ज़ामों में ये जो जनरल साइंस का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो पार्ट है इससे कई तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और हम डेली बेसिस पे भी इन क्वेश्चन को देखते हैं। कई सारे कंपटीशन में, एसएससी में भी हम देखते हैं, सीएचएसएल में भी देखते हैं, सीजीएल में भी देखते हैं। तो मैं आज आपके साथ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आया हूँ। मैं रोज़ 15 क्वेश्चन का एक ग्रुप लेके आऊँगा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और हमें इसमें फटाफट सीखना है कि हम इस एक क्वेश्चन से कैसे 10 क्वेश्चन को बना सकते हैं, या एक क्वेश्चन के बदले में हम उससे कई 3-4 बातों को कैसे सीख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, which of the following gases is used in storage of fat and oil containing food for a long time? देखो ये क्वेश्चन सिंपल ये कहता है कि हम जो खाने को, जो फूड, ऐसा फूड जिसमें फैट और ऑयल होता है, उसको हम जब रखते हैं तो उस कंटेनर या उस पैकेट के अंदर कौन सी गैस को हम फिल करते हैं। लाइक देयर इज़ एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक रैपर दे रखा है चीटोस का, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर एक गैस फिल होती है, या हम लेज खाते हैं या कई सारे कुरकुरे खाते हैं, उनके अंदर एक गैस फिल होती है। तो वो गैस कौन सी होती है? ऑप्शन विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नियॉन गैस। सो द आंसर ऑलवेज विल बी द नाइट्रोजन गैस। आपको याद रखना है नाइट्रोजन गैस इसका आंसर होगा। अच्छा, कई बार इस क्वेश्चन में क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ कुछ अनदर ऑप्शंस भी दे देते हैं, तो मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। एक्चुअली रीज़न क्या होता है पहले नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। अगर हम ऑक्सीजन फिल करें तो खाना जल्दी से जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो खाना बेकार हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना सीलन आ गई है, तो वो सील जाएगा। बट नाइट्रोजन गैस खाने को बेकार नहीं होने देती है, सीलने नहीं देती है, तो नाइट्रोजन गैस का हम यूज़ करते हैं। एक और ऑप्शन में इसका आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनता है। हम सेकंड टाइप ऑफ गैस यूज़ करते हैं, दैट इज़ द आर्गन गैस, क्योंकि ये भी एक इनएक्टिव गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए हम इसकी जगह आर्गन गैस का भी यूज़ कर लेते हैं कई चीज़ों के केस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो कैंड प्रोडक्ट होते हैं ना हमारे, जो कैन में बंद होते हैं, उसमें हम सबसे ज़्यादा आर्गन गैस का यूज़ करते हैं। तो आपके पास 2 क्वेश्चन बने यहाँ से। मैं कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। हमें पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वन इज द फिजिकल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज द केमिकल रिएक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस डायग्राम में है। यहाँ पे बर्निंग कैंडल है, तो बर्निंग क्या एक केमिकल चेंज है? यस, बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो केमिकल चेंज नहीं है। देखो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ बनाना, मतलब जो बनाना है राइप्ड हो गया है, सड़ता जा रहा है, गलता जा रहा है, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज, बिकॉज उसमें इसकी स्टेट चेंज हो रही है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने की स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं, जब कैंडल बर्न करती है तो वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं, इट मीन्स वैक्स पिघल रहा है ओनली, तो दैट इज द फिजिकल चेंज। सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए विल बी द आंसर, दिस इज द फिजिकल चेंज। देखो बर्निंग और मेल्टिंग में आपको हमेशा याद रखना है, जो बर्निंग है हमारा वो होता है केमिकल चेंज, वेयर एज मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज द फिजिकल चेंज। नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन। सन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस प्रोसेस से होती है? दैट इज द फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ, और कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे गाइज बड़ा सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, हमें याद रखना है दैट इज द फिजन। इसका आंसर है फ्यूजन प्रोसेस, दैट इज द फ्यूजन प्रोसेस। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। होता क्या है इस केस में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो सन है उस पे हाइड्रोजन बहुत पाया जाता है, और जब ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है, दैट बोथ आर द प्रोटॉन, तो ये हीलियम बनाता है। क्या बनाता है? हीलियम। और ये हीलियम सन को एक बहुत सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराती है। इट मीन्स व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद अनदर हाइड्रोजन इट गिव्स हीलियम, इट गिव्स हीलियम। इस तरीके का मैं एरो का यूज करता हूँ यहाँ पे। तो इन दैट केस द फ्यूजन प्रोसेस टेक प्लेस इन द sun and that produces the lots of amount of energy.
फ्यूज़न को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम, इसलिए इसका आप डेली बेसिस पे फ्यूज़न के बारे में इतना नहीं सुनते हैं। फ्यूज़न होता है, हम लोग कराते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और भी कई जगह पे कराते हैं, बट जो प्रोसेस है जिसमें सन को एनर्जी मिलती है, इन दैट प्रोसेस 2 हाइड्रोजन combine with each other and form the helium atom, and that helium atom is the reason for the energy of the sun. Okay guys, now come on the fourth question. Green plant utilize percentage of sun energy to prepare their food. हाँ देखो गाइज, यहाँ पे एक क्वेश्चन में, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये कह रहा है ग्रीन प्लांट सन एनर्जी का कितना परसेंटेज यूज करता है टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप लोगों ने 10% रूल सुना होगा कि एक आदमी जब, जैसे फॉर एग्जांपल गाय ने घास खाई या किसी कीड़े ने घास खाया, ग्रास होपर ने घास खाई और ग्रास होपर को एक मेंढक ने खाया, तो हमने ये पढ़ा है कि 10% एनर्जी उनकी रिलीज होती है। मान लिया एक घास में 100 जूल एनर्जी है, तो 10 जूल ग्रास होपर पे आएगी और उसका 10% दैट इज द 1 जूल किस पे आ जाएगी, मेंढक पे आ जाएगी या फ्रॉक पे आ जाएगी, हम कह सकते हैं। बट जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सन से सिर्फ 1% एनर्जी का यूज करते हैं, 1 to 2% एनर्जी। सो द आंसर विल बी द 1। ये आपको याद रखना है, ग्रीन प्लांट ओनली सन की 1% एनर्जी का यूज करते हैं, और वैसे भी जो सन की मैक्सिमम एनर्जी होती है उसको या तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है वो, या रिफ्लेक्शन के थ्रू वापस चली जाती है। ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट। ओके गाइज, नाउ कम ऑन द 5th क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन गाइज, द सब्सटेंस विच इज chiefly responsible for the डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। देखो हम यहाँ पे ओजोन लेयर का जो डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, आजकल होल होता जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी वजह से ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है, उस सब्सटेंस का हमें नाम बताना है। देखो गाइस, मैं आपको इसमें कई सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। ओजोन लेयर जो एक्चुअली हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक सिंपल अर्थ को कवरिंग की एक ब्लैंकेट टाइप का है, जो अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। वो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ तक नहीं आ पाती हैं और हमें कई सारी बीमारी लाइक कैंसर और आंखों को तकलीफ होना, ये सब नहीं होता है। बट अगर पॉल्यूशन की वजह ओजोन लेयर में अगर डिप्लीशन होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस हमारी अर्थ तक आती हैं, जिसकी वजह कई सारी बीमारी प्रोड्यूस हो रही है, लाइक कैंसर, स्पेशली कैंसर, स्किन कैंसर बहुत फैलता जा रहा है। अब ओजोन लेयर की डिप्लीशन का तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से सबसे ज़्यादा ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। और इसमें जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द CFC। यहाँ पे आप ए आंसर इसका देख रहे हैं, दैट इज द CFC। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है, ये रेफ्रिजरेटर, आपके AC हो, इन सब से निकलती है और ये गैस ओजोन के डिप्लीशन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ तक कि जो हमारे जो हम डीओज यूज़ करते हैं उसमें भी ये गैस फिल्ड होती है, तो ये जो गैस है ये ओजोन को डिप्लीशन में काम कर रही है। तो आंसर विल बी CFC-A। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th, हु स्टार्टेड द चिपको आंदोलन। देखो ये गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 ऑप्शन में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, AK बनर्जी, अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा और माधव पाटकर। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो चिपको आंदोलन है, ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू करा गया। ये उत्तराखंड का एक आंदोलन था, जिसमें उन लोगों ने एक गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने गांव के हक कर लिया था एक, और हक द ट्रीज मूवमेंट इसको नाम दिया गया था। ये जो इनका मूवमेंट था, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा था, सुंदरलाल बहुगुणा की टीम जो थी पूरी, उनकी वजह से एक जो फॉरेस्ट था उसको कटने से इन लोगों ने बचा लिया था। तो ये जो चिपको आंदोलन है, इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, बट कई जगह अमृता देवी बिश्नोई का भी नाम आता है। एक्चुअली अगर हम चिपको आंदोलन से पीछे जाएं, 17 के टाइम्स में जाएं, 1730 और 40 के टाइम्स में, तो वहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई एक राजस्थान की रहने वाली महिला थी, और इनके ग्रुप ने, जिसमें 363 ग्रुप में लोग थे, उन लोगों ने पेड़ों को से चिपक गए थे, और वहाँ पे जब फॉरेस्ट कटिंग चल रही थी और वहाँ पे इन सब लोगों की डेथ हुई थी, सब लोग मारे गए थे। तो जब से एक अवार्ड चल रहा है, जो लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं उसको बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, उन लोगों के लिए, है ना। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का राइट आंसर जो है यहाँ पे वो सुंदरलाल बहुगुणा है, बट अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे एक अवार्ड भी चल रहा है, ये बात हमें याद रखनी है। नाउ कम ऑन द रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट दैट गिव्स अस फीलिंग ऑफ हॉटनेस।
हाँ, सनलाइट में ऐसी कौन सी रेडिएशन होती है जो हमें हॉटनेस का फील कराती है? तो आंसर विल बी द इंफ्रारेड, बी आंसर होगा इसका। इंफ्रारेड ऐसी रेडिएशन होती है जो हॉटनेस का प्रोड्यूस कराती है। कई बार हम अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट्स लगवा लेते हैं जब कोहरा होता है, उन लाइट से हमें कोहरे के आर पार देखने में मदद होती है, तो वो लाइट्स के अंदर भी इंफ्रारेड लाइट चलती हैं। कई जगह हम इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं। ओके गाइस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑर्डर टू मेक एफिशिएंट सोलर कुकर द कवर ऑफ द कुकर बॉक्स शुड बी मेड अप ऑफ। हाँ, ये आप सोलर कुकर का डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ से आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। जो इसका कवर है वो कैसा होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, जब तक लाइट अंदर नहीं जाएगी बेस्ट कुकर वर्किंग एफिशिएंट नहीं होगा, जो सोलर कुकर है एफिशिएंट नहीं होगा। तो हमें सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का हम यहाँ यूज़ करते हैं। ओके गाइस, बटर पेपर का हम यूज़ नहीं कर सकते, शाइनिंग एल्यूमिनियम शीट का भी यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक शीट का हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सेसिव हीट की वजह से उसमें कुछ चेंज आ सकते हैं, इस वजह से। तो हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज़ करते हैं। तो आंसर विल बी द डी, ट्रांसपेरेंट ग्लास। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। हाँ, आप लोगों को पता है टाइड्स सुने होंगे आपने, ज्वार और भाटा सुना होगा, अर्थ पे आते हैं। उसमें क्या होता है, समुद्र का पानी एक बार ऊपर आ जाता है, मतलब उसका अमाउंट बढ़ जाता है, और सेकंड टाइम वो कम होता चला जाता है। दिन में 2 बार आते हैं ये ज्वार और भाटा। तो ये इनका रीज़न क्या होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द टाइड्स? तो द रीज़न इज़ द मून। आंसर विल बी द मून। एक्चुअली होता क्या है, जब मून अर्थ के पास आता है तो एक टाइड आता है, दैट इज कॉल्ड हाई टाइड। मून के पास आने से मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक हाई टाइड क्रिएट होता है। तो आंसर विल बी द मून। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गुड फ्यूल इज वन दैट पजेसेस। अच्छा देखो, गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल की क्वालिटी क्या होती है? एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो जलने के बाद हमें काफ़ी एनर्जी दे और जल भी जल्दी जाए। ओके गाइज, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। तो या तो आंसर ए होगा या सी होगा। बट एक यहाँ पे एक और चीज़ दे रही है, इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए उसका। अच्छा देखो गाइस, यहाँ पे 2 तरीके के इग्निशन टेम्परेचर दे रखे हैं, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड द मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। वैसे जो गुड फ्यूल होता है वो लो इग्निशन टेम्परेचर पे ही जल जाता है। लाइक हमारे घर में हम जो गैस स्टोव LPG गैस का यूज़ करते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, हम उसको हल्की सी चिंगारी प्रोवाइड कराते हैं और वो जल जाती है। तो आंसर विल बी द ए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड द लो इग्निशन टेम्परेचर। बट अगर सेफ फ्यूल की बात करें तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड द मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ए होगा कि लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? यहाँ पे क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग पे है, मैं अभी पहले ग्लोबल वार्मिंग बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एक एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, अर्थ के चारों तरफ गैसेस की एक लेयर है, जैसे एक ब्लैंकेट है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ एक घर सा बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अर्थ के चारों तरफ ये जो एयर की ब्लैंकेट है, इसमें कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस का काम क्या होता है, ये जो सन की रेज आती हैं उसको एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो अब क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले मैं बेसिक बात मैंने बता दिया था। ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमिनन रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? इवेपोरेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट या डिजर्टिफिकेशन? दैट इज द आंसर विल बी द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे जो आंसर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ग्लोबल वार्मिंग जो रीजन वो किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। होता क्या है, जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ये ब्लैंकेट है तो दिस शोज द वॉल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो जो हीट होती है सन के थ्रू, या जो रिफ्लेक्शन के बाद जो अर्थ के रिफ्लेक्शन से हीट लौट के जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है, वो अंदर ट्रैप हो जाती है इस ब्लैंकेट के अंदर। जब हीट अंदर ट्रैप हो जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और जिसकी वजह से कई सारे जो ग्लेशियर्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जो आर्कटिक पे पाए जाते हैं और या अंटार्कटिका पे पाए जाते हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। इट मीन्स जो एक्सेसिव जो वार्मिंग अप हो रहा है अर्थ का, जो अर्थ का गर्म होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, दैट इज द सिंपल
फिनोमिनन कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक लेयर तैयार हो जाती है, ब्लैंकेट तैयार हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हीट को बाहर नहीं निकलने देता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू द ओजोन। आप लोगों को ये आंसर क्लियर होगा कि ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है, तो आंसर डी होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब ये ओजोन पे ऑक्सीजन पे पड़ती है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, जैसे यूवी रेज ऑक्सीजन पे पड़ी वो ऑक्सीजन को ब्रेक कर देती है O+O में, लाइक दिस। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, O+O में ब्रेक कर देती है। और ये ऑक्सीजन जब अलग अलग हो जाते हैं तो ये तीसरे ऑक्सीजन के साथ में एक, अब ये दो ऑक्सीजन के हमारे पास क्या हो गए? एटम्स हो गए। अब इनमें से एक एटम किसी O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेता है। तो दैट इज द सिंपल फिनोमिनन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कौन सी रेडिएशन इसमें काम कराती है? यूवी रेस। वो ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करती है, देन ऑक्सीजन का एक एटम किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ओजोन की फॉर्मेशन करता है। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन सा है इनमें से? इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कौन सा नहीं है? तो कोल इज द फॉसिल फ्यूल, जमीन के नीचे मिलता है। पेट्रोलियम इज द फॉसिल फ्यूल, ये भी जमीन के नीचे से मिलता है। नेचुरल गैस इज द फॉसिल फ्यूल, ये भी जमीन के नीचे। बट न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉट द फॉसिल फ्यूल्स। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ये सिंथेसाइज भी करे जा सकते हैं, ये भी जमीन के अंदर से मिलते हैं, बट ये रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को निकालते हैं, तो इसलिए हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स नहीं कहते। सो आंसर विल बी द डी। नाउ कम ऑन द 14 क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर, ये कैसे होते हैं? देखो मोस्टली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो जमीन के अंदर से मिलते हैं, लाइक पेट्रोल, लाइक CNG गैसेज, लाइक LPG गैसेज, ये जितनी भी गैसेज होती हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। आंसर ए होगा, क्योंकि जब एक बार इनका यूज हो जाता है तो हम इनको दोबारा से नहीं ला सकते हैं। ओके गाइज, तो जैसे लाइक विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, सन एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स है, बट ये जो है कोल फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आंसर विल बी द ए। नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज द डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से, एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की वजह से, नन ऑफ द एबव। देखो गाइज, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब डेड ऑर्गेनिज्म जमीन के नीचे दब जाती हैं तो वहाँ पे ना तो कोई सनलाइट होती है, सिर्फ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है, अगर वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर भी रहे तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर रहे, इट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो वो या तो बर्नआउट हो जाएंगे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, डेड ऑर्गेनिज्म are transformed into the petroleum product. तो आंसर will be the B, that is the absence of air. So guys, आज मैंने ये 15 क्वेश्चन आपको कराए, मुझे लगता है आप लोग ये सीख गए होंगे। थोड़ा टाइम आज मैंने ज़्यादा लिया, कल से क्लास में छोटी करूँगा और ताकि आपके साथ जल्दी जल्दी इंटरेक्ट कर सकूँ, और मैं समझता हूँ आप लोग इसको ईजिली समझ चुके होंगे। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन्स, एंड आप इसको अच्छे से यूज़ करिए। टेट में भी ऐसे यही क्वेश्चंस आते हैं, CTET में भी यही क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जो शिक्षक भर्ती आएगी आगे चल के, उसमें से इस पार्ट में से कई क्वेश्चंस आएंगे। मैं इस सीरीज़ को बहुत लंबा चलाने वाला हूँ गाइस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय।